हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो भी रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं जो अपने एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं और वो पूछे जाते हैं, यानी कि आरपीएससी, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एक टॉपिक हो गया अपना सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसे करके मैं पूरी की पूरी हिस्ट्री के कवर करवाऊंगा क्वेश्चन, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिंदी के सारे क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह सारे क्वेश्चन मैं इसी चैनल पे केबीटी ज्योग्राफी चैनल पे पूरे के पूरे करवा दूंगा। ठीक है, तो आज अपन जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, यानी कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पिछली बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यताओं से महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तो अपन ने देख ही लिया कि सबसे पहले प्रश्न देखते हैं अपन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से लेके कुछ मामला आता है तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा। ठीक है, आगे समझ में, इसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा भी है। ओके, आगे समझ में। फिर अपन देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी है। खोज किसने करी, तो खोज से रिलेटेड देखना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने दूसरा नाम क्या बताया, हड़प्पा। हड़प्पा नाम बताया ना। अब अपनी ज़मीन को कोई अगर हड़पने आ जाता है तो वो, जैसे अपनी ज़मीन को कोई हड़पने आ गया तो अब उसको अपने पे दया दिखानी चाहिए ना, यार मेरी ज़मीन मत हड़पो, मेरे पास एक ही चीज़ है, मैं कहाँ खेती करूँगा या फिर कैसे मैं खाऊंगा पीऊँगा। तो वो ज़मीन अपनी हड़पने आया कोई व्यक्ति, तो उसको बचाने के लिए अपने को, उसको अपने ऊपर दया आनी चाहिए। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, कब करी थी ये, 1921 में। देखो 1921 और 1922 इसके अंदर कंटिन्यू दो खोजें करी थी। पहली तो करी थी दयाराम साहनी ने जो कि हड़प्पा की खोज करी थी, और दूसरी करी थी 1922 में, यानी कि राखलदास बनर्जी, ये राखलदास बनर्जी जो कि इसने किसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। ठीक है, आगे समझ में। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। देखो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, गंगा, यमुना, सिंधु, और दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास में, दूसरा ऑप्शन है अपने पास नर्मदा। ठीक है, तो अपन ये चीज़ देखते हैं कि ऑप्शन के अंदर अपने पास क्या देखना, ये अपना इंडिया का मोटा मोटा थोड़ा सा मैप है। ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि कौन सी नदी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी अपने पास में, सिंधु नदी, यानी कि इसको अपन इंडस रिवर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंडस रिवर, इंडस रिवर। ठीक है, इसीलिए इसको क्या नाम, क्या बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी के अंदर जो सभ्यताएं बसी हुई थी, यानी कि जो लोग निवास कर रहे थे, उन्हीं सभ्यता को अपन सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, सिंधु घाटी सभ्यता। अभी मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में बताया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी, 1922 में राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, राखलदास बनर्जी। अब देखना, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो को अपन क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं अपन, मृतकों का टीला भी इसको अपन बोलते हैं, यानी कि माउंड ऑफ डेड इसको अपन बोलते हैं। किसको बोलते हैं अपन, मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो को अगर अपन मृतकों का टीला बोल रहे हैं तो मरे हुए आदमी, यानी कि मृतकों का टीला जो है, यानी कि मरे हुए आदमी की जब अपन उसको जला देते हैं तो क्या बच जाती है, उनसे राख बच जाती है। राख बच जाती है तो राख से अपन क्या याद रखेंगे कि राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर किसकी खोज करी थी, मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। आगे समझ में, क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए ना। वो अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन सा था, अपने मोहनजोदड़ो था। धोलावीरा नहीं था, लोथल ये गुजरात के अंदर था, यानी कि यहाँ पे सबसे अपने को गोदीवाड़ा मिलता है, एक तो गोदीवाड़ा, और दूसरा क्या मिलता है अपने को, स्टेडियम मिलता है, यहाँ पे स्टेडियम मिलता है अपने को। ठीक है, हड़प्पा का आपने बताया, हड़प्पा की खोज किसने करी थी, 1921 में किसने करी थी, अपने दयाराम साहनी ने, यानी कि दया दिखानी चाहिए, लोग अपनी ज़मीन को हड़पने आए तो अपने को दया दिखानी चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। अब देखना, ये अपना इंडिया हो गया, ये अपना इंडिया का मैप हो गया। यहाँ पे जो था, यहाँ पे गुजरात के अंदर लोथल जगह थी, लोथल के अंदर जो है क्या था, यहाँ पे बंदरगाह था इंडस, यानी कि जो भी जैसे यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी, मिस्र की सभ्यता होगी, तो इनसे जो भी सामान आता था, जो भी व्यापार होता था, वो यहाँ से लेके अपने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या फिर कालीबंगा हो गया, धोलावीरा हो गया, मतलब और राखीगढ़ी हो गया, फिर रोपड़ हो गया, तो ये सारी जगहों पे जो है यहाँ से जो ट्रेड का जो मेन पॉइंट था वो क्या था, अपने लोथल था। लोथल के अंदर अपने को क्या देखने को मिला था, एक तो स्टेडियम देखने को मिला था, और दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं कि लोथल में अपने को क्या मिला था, यानी कि डॉकयार्ड मिला था अपने को देखने को। क्या मिला था,
डॉकयार्ड देखने को मिला था। आगे समझ में, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, वो था लोथल। ठीक है, आगे समझ में। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस युग की थी, तो इसमें अपन देखते हैं कि कांस्ययुगीन सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने कांस्ययुगीन सभ्यता थी। वो कांस्ययुगीन सभ्यता कैसे थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तांबे का, एक तो तांबा प्लस टिन को मिलाकर क्या बनाते थे, वो कांसा बनाते थे। ठीक है, तांबा प्लस टिन को मिलाकर क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। लोहा उस समय मिला ही नहीं था, मतलब खोजा ही नहीं गया था। तो अपन क्या बता सकते हैं इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता था। ठीक है, आगे समझ में। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अपने को एक मृदभांड मिले हैं। क्या मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को कुछ पत्थर मिले हैं जिस पे कुछ लिपि लिखी गई है। ठीक है, लिपि लिखी है, कुछ स्क्रिप्ट लिखी गई थी। तो वो ऐसे करके ऐसे कुछ लिपि पढ़ी थी ना हमने, सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ी थी तो ऐसे कुछ लिपि लिखी गई, लेकिन वो जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, अपठित रही है। संस्कृत नहीं, ब्राह्मी में भी नहीं थी, यानी कि पढ़ ली गई है, ये नहीं है। क्या है इसमें ऑप्शन, अपठित है। क्या है ऑप्शन इसमें, अपठित है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ठीक है, तो अपन इसमें देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अपने युग देख लिया कि कौन सी युग की थी, कांस्ययुगीन की थी, यानी कि तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाते थे, तो वो कांसा बनाते थे। यानी कि अपन दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें मिली थी अपने को। ठीक है, मोहरें मिली थी, बर्तन मिले थे। तो ये सारी चीज़ों पर अपने जो भी चिन्ह मिले या जो भी स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो आज दिन तक पढ़ी नहीं गई। अगर पढ़ी जाती तो अपने को और भी जानकारी इसके बारे में अपने को मिल सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान स्नानागार कहाँ मिले। महान स्नानागार अपन देखते हैं कि ऑप्शन में देखो, हड़प्पा में नहीं मिले, लोथल में क्या मिला था, लोथल में अपन देखते हैं गुजरात के अंदर है। तो ये एक तो समुद्र, सबसे पहले डॉकयार्ड मिला था यहाँ पे, और दूसरा अपने को क्या मिला था यहाँ पे, एक स्टेडियम मिला था, और तीसरा अपन क्या देखते हैं यहाँ पे, जो प्रमुख बंदरगाह था वो क्या था, अपना लोथल था। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी, ये सारी चीज़ बताई, धोलावीरा अपन बाद में देखेंगे। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा के बारे में अपन देख लिया। तो अपन ने को क्या क्वेश्चन पूछा है, महान स्नानागार कहाँ मिला था। महान स्नानागार मिला था अपने को मोहनजोदड़ो के अंदर। ठीक है, तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो के सबसे मतलब खोजा, जो जिसको अपन क्या बोलते हैं, GBT यानी कि ग्रेट बाथ टब। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि महान स्नानागार मोहनजोदड़ो के सबसे जो महत्वपूर्ण खोज है उनमें से एक है। इसके बाद में अपन क्या देख सकते हैं, महान स्नानागार के बारे में अपन क्या देख रहे थे, महान स्नानागार कहाँ मिला है। ठीक है, तो अपन का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोहनजोदड़ो। यानी कि मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण जो खोज थी उनमें महान यानी ग्रेट बाथ टब जो मिला है वो थी। यह एक बड़ा जलाशय था, मतलब जो भी धार्मिक कुछ भी रिचुअल्स होते थे तो वहाँ पे जो नहाने के लिए या फिर कुछ भी अपन मान सकते हैं वहाँ पे कि कुछ सामूहिक अनुष्ठान किया जाता था, तो वहाँ पे नहाने के लिए जो भी है, यानी कि सभी लोग पूरा का पूरा सामूहिक वो जो भी अनुष्ठान होते थे उनको वो करके वहाँ पे सभी लोग एक साथ नहा सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं अग्निकुंड किस स्थल से मिले। कालीबंगा, अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, कालीबंगा से जो है अग्निकुंड मिले। अब देखना कालीबंगा कहाँ है, ये अपना इंडिया है। ठीक है, और इंडिया के अंदर अपना ये अपना राजस्थान है, मोटा मैप अपना राजस्थान का हो गया। ठीक है, ये अपना राजस्थान। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गग्गर नदी के किनारे अपने को कालीबंगा मिला। कालीबंगा इसका नाम कैसे पड़ा, यानी कि बंगा मतलब चूड़ियाँ, बंगा मतलब क्या होता है, चूड़ियाँ। तो अपने को यहाँ पे क्या मिली थी, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कालीबंगा पड़ गया। ठीक है, अग्निकुंड किस स्थान से मिले, अग्निकुंड यहाँ पे कालीबंगा से मिले। यहाँ पर 6 छेदी खोपड़ी मिली है, 6 छेद की खोपड़ी। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या देख सकते हैं यहाँ पे और क्या मिला था, यानी कि शल्य चिकित्सा के जो है साक्ष्य वो भी मिले थे। यहाँ पर जो है समकोण पर काटते हुए जुते हुए खेत मिले थे। ठीक है, तो ये चीज़ अपन यहाँ पे देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक मोहर मिली है, यानी कि एक सील मिली थी। सील के अंदर एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी, और जिसके चारों ओर क्या थे, यानी कि जो एनिमल्स थे, यानी कि जो भी
एनिमल थे वो यहाँ पे दर्शाए गए थे। और यहाँ पे किसकी मूर्ति मिली थी? पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी। ये रहा अपना ऑप्शन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग कितना माना जाता है? 2500 से लेके 1750 ईस्वी तक, ठीक है। 2500 से लेके 1750 ईस्वी तक ये जो है लगभग इसका सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुई इसका कार्यकाल माना जाता है। इसमें नगर की योजना, व्यापार, कृषि, हस्तशिल्प वगैरह ये सारे के सारे उच्च स्तर पर थे उस समय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि आर्यंस भारत में कहाँ आए थे। आर्यंस भारत में देखते हैं अपन कि जो आर्यंस जो थे वो भारत में कहाँ आए थे? वो आए थे मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया से जो है आर्यंस है वो भारत में आए थे, ठीक है। हो गया ये क्लियर। इसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि ऋग्वेद की सभ्यता से संबंधित है। देखो ऋग्वेद की सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से हो ही नहीं सकता है, तो बाद में आई थी। मौर्य सभ्यता ये भी बाद में, ये भी बाद में, तो वैदिक सभ्यता से क्या हो गया? ऋग्वेद संबंधित हो गया। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? अपन यहाँ पे देखते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन सा? एक तो ऋग्वेद, एक सामवेद, एक अथर्ववेद और एक यजुर्वेद, ठीक है। ये सारे के सारे वेद, जब मैं वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा तो सारे वेदों के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जन, ग्राम या फिर कौन सी थी? कुल या फिर राष्ट्र, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था अपने पास में। क्वेश्चन ये था कि वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। देखो मैं इसको समझाता हूँ कि वैदिक काल में क्या होता था कि वैदिक काल में देखो सबसे पहले होता था कुल। बहुत सारे कुल मिलके क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे। बहुत सारे कुल मिलके क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे, ठीक है। अब बहुत सारे ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? एक विश्व बनाते थे, जिसको अपन क्या बोलते थे? जनपद बोलते थे। क्या बोलते थे? जनपद। बहुत सारे विश्व मतलब बहुत सारे जो कुल है वो मिलकर सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी। बहुत सारे कुल मिलकर क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे। और ग्राम मिलकर अनेकों ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? एक विश्व यानी कि जनपद बनाते थे। और जनपद मतलब कई विश्व या जनपद मिलकर एक जन बनता था। क्या बनता था? एक जन बनता था, पूरा राष्ट्र बनता था। मतलब जन, जिसको अपन राष्ट्र बोलते हैं ना, वो बनता था। उस समय नहीं बोला जाता था, उस समय जन बोला जाता था, ठीक है। कुल का जो मुखिया होता है, कुल का मुखिया वहाँ पे क्या कहलाया जाता था? कुलप कहलाया जाता था। तो अपने को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या था कि वैदिक काल के अंदर समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो अपन क्या बता सकते हैं कि कुल थी। बहुत सारे कुल मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम बनाते हैं। और ग्राम बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं? विश्व या जनपद बनाते हैं। और बहुत सारे जनपद मिलकर एक जन बनाते हैं। कुल का मुखिया कुलप कहलाता था, ठीक है। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता? राजन कहा जाता था। गाय को क्या माना जाता? देखो वाहन नहीं माना जाता, देवता नहीं माना जाता था। ये तो अपन अभी पूछने लगे। और सैनिक, तो ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में अपन मान नहीं सकते कि सैनिक, गाय को सैनिक कैसे माना जा सकता है जी। तो गाय को धन और समृद्धि के रूप में वहाँ पे देखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि वेदों की संख्या कितनी है। अभी मैंने वेद के बारे में बताया कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो वेदों की संख्या अपन ने देख ली। अब देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, कौन सा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद अपना ऋग्वेद आता है, जिसको पढ़ने से अपने को सारी की सारी जानकारी जो है वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अब देखना ऋग्वेद के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। ऋग्वेद ये अपन पूरा भी पढ़ेंगे, लेकिन ऋग्वेद के बारे में आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ऋग्वेद में क्या क्या है। 10 तो इसमें मंडल हैं। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं। 1028 इसमें सूक्त है। क्या है? सूक्त है, ठीक है। 1028 सूक्त है। और तीसरा क्या है इसमें? 10,1600 10,600 इसमें क्या है? मंत्र हैं। यानी कि ऋग्वेद के अंदर क्या क्या है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसके अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 इसमें क्या है? मंत्र है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि सभा और समिति देखना। पहले देखो वैदिक काल के अंदर क्या होता था? वैदिक काल की थी। वैदिक काल के अंदर क्या होता था? सभा और समिति हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सभा और समिति। देखना सभा के अंदर कौन कौन लोग आते थे? सभा के अंदर वो लोग आते थे जो एक तो विद्वान होते थे। क्या होते थे? विद्वान होते थे। या फिर जो बुजुर्ग लोग होते थे, यानी कि जो गांव के जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो वो आ जाएंगे। और समिति के अंदर अन्य जो भी बच्चे जो लोग हैं ना, यानी कि इन बुजुर्गों से, देखो विद्वान लोग तो यहाँ चले गए सभा में। यानी कि एक बात यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है कि विद्वान और बुजुर्ग की जो संस्था थी वो कौन सी थी? सभा थी। और जो अन्य जो भी लोग थे, आम जनता थी, उनकी संस्था कौन सी थी? वो समिति थी। आगे समझ में? सभा और समिति किस काल की संस्था थी? वैदिक काल की। तो सभा में कौन कौन लोग आते थे? एक तो विद्वान लोग और एक बुजुर्ग लोग। और समिति में कौन सी आते थे? अन्य जो भी लोग हैं वो समिति के अंदर आते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हाँ, आर्यों का मुख्य व्यवसाय अपन देखते हैं यहाँ पे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
ना तो व्यापार था, ना उद्योग था, ना ही समुद्री यात्रा थी। इसमें क्या था, कृषि और पशुपालन। उनकी जो पूरी की मतलब अपना जो उनकी दिनचर्या थी, या फिर उनको अपन क्या कह सकते हैं कि जैसे कि मतलब खेती, या फिर मुख्य रूप से मतलब ऐसा बता सकते हैं अपन कि जो आर्यंस थे वो मुख्य रूप से किस पे निर्भर रहते थे, कृषि और पशुपालन पे। कैसे, जैसे गाय बैल घोड़े भेड़ वगैरह ये सब पालते थे, और कृषि ही उनकी जो जो कृषि है वही उनकी आय का जो है प्रमुख स्रोत थी। यानी कि उस समय वो क्या करते थे, कृषि करते थे, और कृषि से जो है वस्तु विनिमय के द्वारा एक चीज़ अगर उनको दूसरी चीज़ लेनी होती थी तो वो दूसरी चीज़ आसानी से खरीद सकते थे। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन। अब अपन 20th क्वेश्चन देखते हैं कि 20वां क्वेश्चन, उपनिषद किस काल के रचे गए हैं। सिंधु काल में नहीं रचे गए, मौर्य काल में, ये तीनों तो गलत हो गए। इसमें क्या है, उत्तर वैदिक काल। उपनिषद को अपन वेदांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपनिषद को अपन वेदांत भी बोलते हैं, यानी कि वेद के अंत में लिखे गए, वेद के अंतिम में लिखे गए को क्या बोलते हैं अपन, वेदांत, यानी कि उपनिषद। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी अपने किस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, देखना महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ कि महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर थे। कौन से थे, 24वें जैन तीर्थंकर थे, जिन्होंने अहिंसा सत्य वगैरह जो भी है ब्रह्मचर्य उनका उपदेश दिया था। इसके बाद में इनका जन्म अपन देखते हैं तो 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में जैसे बुद्ध का जन्म अपन देखते हैं, जैसे जैन धर्म का तो अपन देख लिया, बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कोई बता सकता है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था, यानी कि इनके कितने साल बाद में, 13 साल बाद में, यानी कि 10-50 नहीं, लगभग 23 साल बाद में, 23 साल बाद में किनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी कि 24वें तीर्थंकर और 23 साल बाद में किनका जन्म हो गया, गौतम बुद्ध का जन्म हो गया, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, फिर बौद्ध धर्म के जो अपन मान सकते हैं उनको अनुयायी थे। ठीक है, यानी कि अपने को क्वेश्चन में क्या 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 देखने को मिला कि महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ये 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। ठीक है, और कहाँ हुआ था ये भी अपने को कभी कभी पूछ लेते हैं। तो वैशाली के अंदर इनका कुछ गांव का नाम था, वो क्या गांव का नाम था, वैशाली के अंदर एक गांव का नाम था कुंडग्राम। क्या था, कुंडग्राम के अंदर जो है इनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। हाँ देखो ये आ गया ना, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के अंदर। लुम्बिनी के अंदर कब हुआ था, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि देखो मैंने क्या बताया आपको, जस्ट अभी क्या बताया कि बौद्ध धर्म के जो अपने जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जैन धर्म के महावीर स्वामी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के अंदर कुंडग्राम के अंदर। कब हुआ था, वो हुआ था 540 ईसा पूर्व। और 540 ये 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। तो इनके 23 साल बाद में किनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का, यानी कि 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में किसका जन्म हो गया था, अपने गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, ये लुम्बिनी के अंदर हुआ था। ठीक है, आगे समझ में। लुम्बिनी के अंदर इनका सारनाथ के अंदर इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, वो हुई थी बोध गया के अंदर। राजगृह के अंदर क्या हुआ था, राजगृह के अंदर कोई बता सकता है। यहाँ पे जो है प्रथम क्या हुआ था, बौद्ध संगति। ये देखो क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ना। तो बौद्ध संगति प्रथम कहाँ हुई थी, राजगृह के अंदर। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया के अंदर। सारनाथ के अंदर पहला उपदेश दिया था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, यानी कि 23 साल बाद। किसके 23 साल बाद, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके 23 साल बाद में बुद्ध का जन्म हो गया था। और बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ था, लुम्बिनी के अंदर। अब देखना क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति अभी मैंने आपको बताया कि राजगृह के अंदर हुई थी। ठीक है, और उसके बाद में हुई थी वैशाली के अंदर। ये अपन जो देखेंगे बौद्ध संगति, ये पूरा का पूरा टॉपिक अपन अलग से करेंगे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, मैंने अभी बताया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के
24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, ठीक है। इनके 23 साल बाद में किसका हुआ था? 23 साल बाद में 563 ईसा पूर्व में किसका जन्म हो गया था? गौतम बुद्ध का जन्म हो गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम के अंदर, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि अब ऑप्शन अपना सी राइट हो गया। मौर्य समाज के संस्थापक कौन है? मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये सभी को आता है ये क्वेश्चन। चाणक्य का दूसरा नाम, ये भी सबको पता है कि कौटिल्य था उनका नाम। अशोक किस वंश के थे? अशोक मौर्य वंश के थे, ये भी सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या था? कलिंग युद्ध कब हुआ? हाँ, कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ आपको कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, कैसे क्या हुआ था। कलिंग युद्ध हुआ था लगभग 261 ईसा पूर्व, और कलिंग युद्ध वर्तमान के उड़ीसा में हुआ था। और ये किस नदी के तट पर हुआ था? ये दया नदी के तट पर, दया नदी के तट पर जो है कलिंग युद्ध हुआ था। अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कलिंग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दया नदी के तट पर। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये आज के अपने 30 क्वेश्चंस हो गए, 30 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। आज के अपने 30 क्वेश्चंस हो गए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया, और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहे और बने रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू।